हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 12th ऑफ मार्च। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो डिएगो गार्सिया। ये टॉपिक जो है वो आईआर का भी पार्ट है और आइलैंड्स समूह है जो कि काफी न्यूज में रहता है। तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि ये न्यूज में क्यों है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने प्रधानमंत्री जो है उनको रिक्वेस्ट करा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो इस मुद्दे को ले कि जो मतलब अथॉरिटीज जुड़े हुए हैं, यानी कि डिएगो गार्सिया में अभी क्या हुआ है कि कुछ फिशरमैन जो हैं उन्होंने मतलब डिटेन कर लिया गया है। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का पार्ट भी है डिएगो गार्सिया। बेसिकली ये आप इंडियन ओशन में मैप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे, और भारत का ये मतलब मालदीव से आप नीचे आप देखोगे तो शागोस आर्कीपेलागो आपको दिख रहा होगा। तो डिएगो गार्सिया ये जो रीजन है बेसिकली ये ब्रिटेन का है, जिसको उन्होंने यूएस को भी दे रखा है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा मैटर है। अभी इस आइलैंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये जो आइलैंड है वो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, एक्चुअली इंडियन ओशन टेरिटरी का पार्ट है लेकिन आइलैंड ब्रिटेन को बिलोंग करता है, इसलिए ब्रिटिश हम लिख रहे हैं। और ये ओवरसीज टेरिटरी है यूके का, इसका है यूके का, ठीक है। जैसे आप देखोगे फ्रांस का है रीयूनियन आइलैंड्स, ठीक है। उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा डिएगो गार्सिया जो है वो ब्रिटेन का है। ये भी फ्रांस का रीयूनियन भी जो है वो इंडियन ओशन में ही लाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये मिलिटराइज्ड अटॉल है। अटॉल मतलब कि बहुत सारे आइलैंड्स का समूह, उसको हम अटॉल कहते हैं। मतलब एक आइलैंड्स, दो आइलैंड्स, तीन आइलैंड्स, ऐसे बहुत सारे जब आइलैंड्स होंगे तो इन पूरों को हम अटॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली साउथ ऑफ द इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ में। अगेन आप मैप को देखोगे तो इक्वेटर ये रहा, ये जो लाइन इक्वेटर का पास हो रहा है तो ये इक्वेटर है और इसके साउथ में नीचे दक्षिण में, ठीक है। साथ साथ में सेंट्रल इंडियन ओशन का पार्ट है। तो डिएगो गार्सिया यूके को बिलोंग करता है, इक्वेटर के साउथ में है और ये नैरो ट्रॉपिकल जंगल है जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। डिएगो गार्सिया को डिस्कवर किया था पोर्टुगीज एक्सप्लोरर ने अर्ली 1500s के आसपास में, और साथ साथ में ये लार्जेस्ट लैंडमास है शागोस आर्कीपेलागो वाले रीजन में, लार्जेस्ट लैंडमास शागोस आर्कीपेलागो वाले रीजन में। और ये तंजानिया कोस्ट के ईस्ट में भी लाई करता है, यानी कि अफ्रीकन कंट्री जो है तंजानिया उसके ईस्ट में लाई करता है, ठीक है। ये तंजानिया है, उसके ईस्ट में ये डिएगो गार्सिया आपको मिल जाएगा। इसके अलावा साउथ वेस्टर्न है सदर्न टिप ऑफ इंडिया, मतलब भारत के हमने मैप में देख लिया था कि भारत के निचले हिस्से में, भारत का नक्शा अगर इस तरीके से है तो इस तरीके से आपको डिएगो गार्सिया आइलैंड्स मिल जाएगा जो कि कन्याकुमारी के नीचे आता है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है और तंजानिया के ईस्ट में है, इंडिया के साउथ में है, ये याद रखेंगे। और साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे केप रेंज नेशनल पार्क भी है ऑस्ट्रेलिया में ही। फिर आप देखोगे डिएगो गार्सिया जो है वो शागोस लाकाद्वीप रीच का पार्ट है, और कहीं ना कहीं मतलब आप देखोगे तो कोरल रीफ्स वगैरह भी है, अटॉल्स भी है, और लक्षद्वीप का भी आइलैंड्स कुछ हद तक है, मालदीव्स, और ये आप मतलब मोटा मोटा पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। नाउ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को भी कवर करेगा, इस वजह से वो न्यूज में है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो ये एक बेसिकली डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट करा गया 2008 में, इसके द्वारा एक अननोन पर्सन के द्वारा किया गया था। इनका नाम सातोशी नाकामोतो, बेसिकली जापान के हैं, और मतलब 2008 में क्रिप्टो करेंसी को डिस्कवर किया गया था। वैसे ये अननोन थे तो इस तरीके से कुछ नामकरण कर दिया गया उनका। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेमेंट है जो कि कहीं ना कहीं क्रिएट किया गया एनक्रिप्ट करके एल्गोरिदम्स का, मतलब ये एल्गोरिदम्स को एनक्रिप्ट करके और फिर ये पेमेंट सिस्टम बनाया गया। फिर आप देखोगे इसको डिजाइन किया गया कि ये काम कर सके एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली क्या होता था कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था, टमाटर लिया आलू दिया, ठीक है, वाइसी वर्सा। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये एक एक्सचेंज सिस्टम का ही पार्ट है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से होता है, और ये रिलायंट नहीं है किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी को। सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे यहाँ एसबीआई या फिर पीएनबी जो बैंक्स हैं उनका सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? आरबीआई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अगर आपके बैंक से आज पैसा कट सकता है तो आप बैंक को जाके बोल सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कुछ होगा तो आप किधर जाओगे? तो इस वजह से यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। साथ साथ में आप देखोगे कोई गवर्नमेंट या बैंक नहीं है जो अपहोल्ड करे या मेंटेन करे इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको काफी वोलेटाइल भी माना जाता है कि आज तो है कल नहीं रहेगा, या कल को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। फिर आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स क्रिप्टो करेंसीज के, तो बिटकॉइन काफी आपने देखा होगा, इथेरियम है और लाइट कॉइन भी है, काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी शायद किया होगा आप में से, ठीक है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा अलग अलग शब्दों में देखें मतलब साधारण में, तो ब्लॉकचेन एक सिंपल डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल पब्लिक लेजर है। सिंपल डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि सेंट्रलाइज्ड मतलब कि जैसे ये आप देखोगे मेन है, तो सेंट्रलाइज मतलब अलग अलग विंग्स में इसको आपको देखने को मिल जाएगा, पावर का डिवोल्यूशन। लेकिन डिसेंट्रलाइज मतलब कि कोई सेंटर केंद्र नहीं है, और ये डिजिटल पब्लिक लेजर है। डिजिटल पब्लिक लेजर का मतलब कि एक बुक है जहां पे कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रखा जाता है, जो ट्रांजैक्शंस को स्टोर करता है और उसके रिकॉर्ड्स को देखता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कीवर्ड्स पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, कोई इसका सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और इसके अलावा ये कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल पब्लिक लेजर है। ये पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नो पार्टिसिपेंट कैन चेंज और टेम्पर, कोई भी इसको बदल नहीं सकता है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है इस ट्रांजैक्शन को। जब ये हो जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे इनको एनक्रिप्ट भी नहीं कर सकता है। काफी सेफ है वैसे ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा न्यूज में क्यों है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, मतलब अभी अगर क्रिप्टो करेंसीज में भी कोई ट्रेड करता है तो उसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग अप्लाई होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ हमने एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो जो भी डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमने उसको डिटेल में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में जाकर के आप देखिएगा, FATF आपको मिल जाएगा। और आप सारी वीडियोस को सिंसियरली देखिए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स जो भी है उसमें आपको बहुत बेनिफिट ये वीडियोस नजर आएंगे हेल्प करते हुए। इसके अलावा आप देखोगे तो ये कवर क्या क्या करता है मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में, तो एक्सचेंज जो कि अलग अलग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट करेंसीज, इसके अलावा जो भी एक या एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का एक्सचेंज होता है वो, और ट्रांसफर बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा, और ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को कवर करता है कि गवर्नमेंट के पास में ज्यादा अथॉरिटी होगा ट्रांसफर करने से जुड़ा हुआ मैटर्स को। नेक्स्ट आपके सामने है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने फॉर्मली आउटलाइन कर दिया है डिजिटल इंडिया एक्ट को 2023 का, जो कि एक ब्रॉडर होगा IT एक्ट 2000 का। तो इसको हम देख लेते हैं। ये न्यूज में भी है कि 2000 में इसको लाया गया था, अक्टूबर 17 में IT एक्ट को, और ये लॉ जो है वो पास किया गया था कि डील करने के लिए साइबर क्राइम को और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर क्राइम को और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्रोडक्ट्स के लिए। और इस एक्ट को लाया गया था ताकि लीगल सैंक्शन लगाया जा सके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अगर वो कहीं ना कहीं गलत है तो साइबर क्राइम को होने से रोका जा सके। नेक्स्ट आप देखोगे इस लॉ के तहत कोई भी क्राइम अगर होता है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ या फिर उसके नेटवर्क से भारत में लोकेटेड, या फिर फॉरेन नेशनल्स भी इसके चार्ज में आते हैं। फॉरेन नेशनल्स भी अगर हैं तो इस चार्ज के अंडर कवर किए जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं लीगल रिकॉग्निशन भी देता है, डिजिटल सिग्नेचर्स को भी इंक्लूड करता है। और ये जो लॉ है वो पेनल्टीज वगैरह की भी बात करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ई फाइलिंग होना, ई स्टोरेज करना, और साथ साथ में कहीं ना कहीं मतलब लीगल रिकॉग्निशन देना। और इंडो चाइना बॉर्डर क्लैश में भी आप देखोगे भारत सरकार ने बैन कर दिया था अलग अलग चाइनीज एप्स को, तो वो इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का इस्तेमाल करके ही बैन किया गया था। तो जितने भी एप्स का बैन भी होता है वो इसी एक्ट के तहत होता है, IT एक्ट 2000। ठीक है, सेक्शन 66A आप देखोगे कहीं ना कहीं मतलब जो इसी में है, कहीं ना कहीं उस चीज से भी जुड़ा हुआ है कि बेसिकली आप देखोगे तो श्रेया सिंघल केस में मतलब उसका भी वर्णन होता रहता है। अमेंड किया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 66A, जहां पे अथॉरिटीज को पावर दिया जाता है। एक्चुअली 2008 के अमेंडमेंट से इस एक्ट को जोड़ा गया था, सेक्शन 66A को 2008 में, और जहां पे अथॉरिटीज के पास में पावर दिया गया कि वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी, और मतलब अगर कोई गलत तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करता है तो उसको मतलब ऑफेंसिव मान करके हम उसको सजा दे सकते हैं। ये सेक्शन 66 है, और इसी से जुड़ा हुआ बेसिकली आप देखोगे तो श्रेया सिंघल केस जो है वो इसी से आपको मिल जाएगा, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, ये प्रेस्क्राइब करता है 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, जेल टर्म 3 साल का होगा, और इसके अलावा मतलब अगर ऑफेंसिव पाया जाता है। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करने की बात करी सेक्शन 66A को, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। कौन से केस में, अभी हमने देखा था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो सेक्शन 69A भी है, सारा रटना नहीं है। आप बोलिएगा सर सेक्शन पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है इसलिए प्रीलिम्स में आ सकता है। सेक्शन 69A जो है वो कहता है कि मतलब ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट्स और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स,
मतलब बेसिकली ब्लॉक करने का जो पावर है, किसी भी वेबसाइट को अगर ब्लॉक करना हुआ, किसी भी यूआरएल को ब्लॉक करना हुआ, तो वो सेक्शन 69A के तहत पावर है, और सेक्शन 66A में भी हमने देख लिया है, तो ये दोनों क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलाकड़ मुंदन थोरई टाइगर रिजर्व। माफ करिएगा अगर कहीं पे भी प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो तो। दो रिसर्चर्स बेसिकली देखे गए हैं और इसी को लेकर के ये मतलब कंट्रोवर्सी है। एक्चुअली ये क्या है कि साउथ वेस्ट जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें साउथ रीजन में लाई करता है, माउंटेन रेन फॉरेस्ट है वहां पे, ठीक है। माउंटेन मतलब कि हिमालय वाला और रेन फॉरेस्ट मतलब कि एवरग्रीन वाला, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है तमिलनाडु में, तो ये जो है वो तमिलनाडु में है, कलाकड़ मुंदन थोरई टाइगर रिजर्व, और ये बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। और ये पार्ट है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का भी, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। इसको बनाया गया 1988 में, और कलाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुंदन थोरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ करके, और यहाँ से जो रिवर भी है वही मतलब कहीं ना कहीं मतलब रिवर सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु भी इसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रिवर सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु, तो कलाकड़ मुंदन थोरई टाइगर रिजर्व सेकंड लार्जेस्ट भी है, और बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, और यहाँ पे आपको ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस मिल जाएगा, फौना आपके सामने है, आप खुद से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे जो हमारा मतलब ये बेसिकली कुछ मौत के स्पीशीज भी हैं जो आपको इस फैमिली के मिल जाएंगे, और इसको मतलब डिस्क्राइब सो ऑन एंड सो फोर्थ ने किया था, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिन बनाने के लिए ये माने जाते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा रेड मैटर, आई होप अभी तक का आपको समझ आया होगा। तो ये रेड मैटर क्या है, ये नया सुपर कंडक्टर मटेरियल है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेड मैटर वाज इन न्यूज, क्या है ये? तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कि नया सुपर कंडक्टर मटेरियल है। बेसिकली रिसर्चर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर, उन्होंने डेवलप किया पहला कमर्शियली एक्सेसिबल मटेरियल जो कि एलिमिनेट करता है लॉस ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रिसिटी मूव्स अलोंग अ वायर। सुपर कंडक्टिविटी क्या है? तो सुपर कंडक्टर्स जो है वो मटेरियल्स हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बगैर किसी रेजिस्टेंस के, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। और ज्यादातर आप देखोगे जो कॉपर और स्टील है उसमें सेमीकंडक्टर जो है वो कैरी करता है करंट को इनडेफिनेटली विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी। हालांकि ये काफी मुश्किल हो जाता है कि सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर सके, तो ये आप याद रखिएगा, सुपर कंडक्टर्स मटेरियल्स हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बगैर किसी रेजिस्टेंस के। इसको डिस्कवर 1911 में किया गया था। और इसके अलावा आप देखोगे तो मेइसनर इफेक्ट भी एक होता है जहां पे सुपर कंडक्टर्स एक्सपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को, मैग्नेटिक फील्ड्स को वो एक्सपेल करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब इसी को सुपर कंडक्टर स्टेट को मतलब मेइसनर इफेक्ट कहते हैं। एक्सपेल करने का क्या मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अट्रैक्ट करना, मतलब ये हो गया। एक्सपेल करना मतलब कि कहीं ना कहीं दूर खींचना, और ये रेड मैटर उसी को लेकर के है। ये हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स था। उम्मीद करते हैं आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा, और इस इनिशिएटिव को प्लीज आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन आप वीडियो को शुरू से देखिएगा, आपको खुद समझ आएगा कि काफी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है आप लोगों को। और आपके लिए ही हम तमाम तरीके से, इवन हमने ईपीएफओ के लिए भी ब्रह्मास्त्र कोर्स भी ला दिया है। तो आप लोग जुड़िए ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, और ऐसे इनिशिएटिव्स का पार्ट बनिए, और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी इस चीज को पहुंचाइए कि वो भी जुड़े इस चैनल से, और कहीं ना कहीं मतलब मिल करके कुछ बड़ा करते हैं, अपने आप को कुछ कामयाब दिखाने की कोशिश करते हैं और बनते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, एफर्ट के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।